CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जैसे कि नाम से पता है, ये इसमें एक चीज यूज होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इसमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पर देखिए, एक हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या होता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल तो होते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4, ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। एनर्जी जब इसको देंगे तो ये एक्साइटेड होगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब अगर एनर्जी दिया हमने और एक्साइटेड हो गया, एक्साइट होकर के स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। एक होता है ईजी सेट, दूसरा होता है T2G सेट। ईजी सेट मीन्स डबली डीजनरेटेड सेट, T2G सेट मीन्स ट्रिपली डीजनरेटेड सेट। यहाँ पर ये एनर्जी का बड़ी सेंटर है, यह है बड़ी सेंटर। यहाँ पर अभी एनर्जी लाई करती थी। इजी सेट की एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये इतनी, और T2G सेट की एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो इजी सेट की जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो +6 DQ हुई, +6 DQ। T2G की एनर्जी जो डिक्रीज हुई है वो -4 DQ, -4 DQ। टोटल जो एनर्जी डिफरेंस है, टोटल जो एनर्जी डिफरेंस है, ये हम आपको
टेट्राहेड्रल में, सॉरी बेटा, टेट्राहेड्रल में नीचे Eg सेट आता है और ऊपर T2G सेट। ये है T2G सेट और ये है Eg सेट। डिफरेंस है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, यही डिफरेंस है। Eg सेट नीचे आता है, T2G सेट ऊपर जाता है। और ये है -6D2, ये है +4D। यहाँ पर देखिए T2G सेट में और Eg सेट में कौन कौन से आते हैं? Eg सेट में आता है dx² - y² और dz। Eg सेट में, T2G सेट में क्या आता है? dxy, dyz, dzx, ये तीन। और ये जो एनर्जी है, डिफरेंस है एनर्जी का, वो कितना है? डेल्टा टी। ये जो टोटल डिफरेंस है एनर्जी का, डेल्टा, डेल्टा मीन्स एनर्जी डिफरेंस, टी मीन्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसी को हम CFSE बोलते हैं, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और डी ऑर्बिटल जो, ये देखिए है इसका एनर्जी। ऐसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करें, Cn नंबर 4 जगह पे यहाँ 6 कर लीजिए और टेट्राहेड्रल की जगह पर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर इसके लिए भी देखिए ये एनर्जी लेवल है, ये डी जनरेट, डी ऑर्बिटल है, एनर्जी पा करके एक्साइटेड हुआ और ये 1 2 3 ये स्प्लिट होगा दो पार्ट में। अब यहाँ पर देखिए T2G सेट नीचे आएगा और Eg सेट ऊपर जाएगा। ये है T2G सेट और ये है Eg सेट। वही dx² - y² ये होगा, ये dz² होगा, ये वाला dxy, dyz, dzx होगा। यहाँ पर ये एनर्जी का बड़ी सेंटर है। ये जो एनर्जी नीचे है ये -4d³, ये जो एनर्जी ऊपर है +6d³। ये करीब करीब डी ये क्या हो जाएगा? डी कौन सा? ये दोनों का डी डेल्टा ओ, मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डेल्टा, और वो था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और यही कहलाएगी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब बेटा इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है, नोट करिए, ये पूरा पहले नोट कर लो जल्दी से, और उसके बाद पॉइंट लगा के लिखिए। ये डेल्टा टी,
ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, ये डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज considerably less than in octahedral, which is mainly due to two regions, First region है in tetrahedral complexes, there are only 4 ligands instead of 6. Second region लिखिए, in tetrahedral complexes, the direction of orbitals does not coincide with the direction of ligand. दोनों फैक्टर्स हो गए, नीचे एक पॉइंट लगा के लिखिए, both the factors reduces the CFSE by 2/3. So delta T is 4/9 times 2 delta O. So delta T is 4/9 times 2 delta O. नोट कर लिया? ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। कौन कौन से फैक्टर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। हेडिंग डाला, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में आता है लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कितना वीक फील्ड लिगेंड। इसमें एक पॉइंट लिखो, ligands which causes only a small degree of crystal field splitting are termed as weak field ligand, while those ligands which cause large splitting are called strong field ligand. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एक सीरीज है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डालिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
CO CN माइनस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और लगातार वीक फील्ड होता चला जा रहा है। CH3 NO2 इसे माइनस लगा दीजिए और उसके बाद DPEN NH3 NH3। याद करने का तरीका है CNO, C से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, N से बना है उससे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड, O से बना उससे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड और H से बना है तो उससे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड। और उसके बाद ये हेलोजन्स आ जाते हैं। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टेड CFSC में। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिगेंड। सेकंड हेडिंग डालिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर है तो क्या हो जाएगा? अभी दिखाया था पॉइंट, दो फैक्टर लिखाए थे, वही पर लिखा है। देखिए डेल्टा ई, डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 टाइम्स टू डेल्टा ओ। समझ में आया? डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कम हो जाएगा, CFSC ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड 4 होते हैं। जितने ज्यादा लिगेंड उतनी CFSC ज्यादा, जितने कम लिगेंड उतनी CFSC कम। एक और इसी में लिख लो, द लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज ड्यू टू the lower value of delta T is due to the lesser number of ligands in tetrahedral. Lesser number of ligands in tetrahedral. Next, third heading, oxidation. Oxidation state of metal ion. Oxidation state of metal ion. सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं, अभी आपने निकालना सीखा था जब EN नंबर सीखा था। इसमें लिखिए हायर इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, मोर इज द CFSC. Higher is the charge on central metal, more is the CFSC. FeH2O का होल 3 प्लस, देखिए A है FeH2O का होल 3 प्लस, B है FeH2O का होल 2 प्लस। यहाँ पर देखिए H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, Fe पर कितना है +3 चार्ज और यहाँ पर Fe पर कितना है +2 चार्ज। तो जितना ज्यादा Fe पर चार्ज होगा उतना ज्यादा CFSC होगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? A इज ग्रेटर देन B। CFSC किसका ज्यादा होगा? A का ज्यादा होगा, क्योंकि उस पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। क्लियर? एक और एग्जांपल लिख लीजिए, COH2O का होल 3 प्लस, COH2O का होल 3 प्लस इज ग्रेटर देन COH2O का होल 2 प्लस।
COH2O का होल सेक्स 2+। यहाँ पर देखिए CO का H2O न्यूट्रल लिगेंड है, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर CO का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका मतलब ये वाला ज्यादा CFC। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन। देखिए जो मेटल हमारे पास सेंट्रल मेटल ये है, वो सेंट्रल मेटल किस सीरीज का है? 3D सीरीज का है कि 4D सीरीज का है कि 5D सीरीज का है कि 6D सीरीज का है? ये बात जान गए आप। तो देखिए CFSC 3D सीरीज की कम होती है, 4D सीरीज का मेटल लगा तो उससे ज्यादा होती है, 5D सीरीज का मेटल लगा तो उससे ज्यादा होती है। क्लियर? और ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं सभी सीरियल से चेक करने पड़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये है CONH3 का होल सेक्स 3+। बी है RHNH3 का होल सेक्स 3+। और सी है IRNH3 का होल सेक्स 3+। देखिए इससे पहले हमने जितने भी 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहला कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड सभी में सेम है, सभी में NH3 है, कॉमन है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री सभी की ऑक्टाहेड्रल, सभी में 6 लिगेंड है, इसलिए सभी की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल में सभी का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तीनों पॉइंट में सिमिलरिटी आ रही, कहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए CO 3D सीरीज का है, RH 4D सीरीज का है, IR 5D सीरीज का एलिमेंट है। इसलिए 3D सीरीज वाले का CFSC कम होता है देन 4D सीरीज देन 5D सीरीज। इसका मतलब CFSC का ऑर्डर क्या हो जाएगा? A is less than B is less than C। ये हो जाएगा। क्लियर? अगर ये भी सेम एक ही सीरीज का हुआ तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे नेक्स्ट लिखिए, एक हेड डालिए, ये फोर्थ हेडिंग थी नेचर ऑफ मेटल आयन। फिफ्थ हेडिंग डालिए नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है COH2O का होल सेक्स और 2+। और दूसरा ले लेते हैं NiH2O का होल सेक्स 2+। NiH2O का होल सेक्स 2+। इसमें CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिगेंड सेम है। दूसरा पॉइंट चार्ज सेम है। तीसरा पॉइंट ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल। फोर्थ पॉइंट D और ये
ये भी 3D का CO और Ni भी 3D का है, 5 पॉइंट भी सेम है। अब 6 पॉइंट पे आएंगे डी इलेक्ट्रॉन पे। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, the magnitude of delta O decreases with increase in the d electron. Note करिए, the magnitude of delta O decreases with increase in the number of d electron. Increase in the number of d electron. यहाँ पर देखिए CO पे 2 प्लस है, 3d7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पर Ni 2 प्लस है, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3d8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात आई समझ में? तो क्या हो जाएगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना CFSE ज्यादा। तो A is greater than A is greater than, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं CFSE को? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को? ये 5 फैक्टर हैं जो भी आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सीरियल से ही आपको फिट करने हैं। पहला नेचर ऑफ लिगैंड, दूसरा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, एंड फोर्थ नेचर ऑफ मेटल आयन, एंड फिफ्थ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ CFT। एप्लीकेशन ऑफ CFT नोट कर लिया सभी ने? एप्लीकेशन ऑफ CFT, इसमें एक होता है मीन पेयरिंग एनर्जी, इसको हम P से रखते हैं। देखिए मीन पेयर एनर्जी, MEN, मीन पेयर, PAIR, मीन पेयर एनर्जी ब्रैकेट में P क्या होता है? तो मीन पेयर एनर्जी इज द एनर्जी which required to pair up. Mean pair energy is the energy which required to pair up two electrons against electron-electron repulsion. Two electrons against electron-electron repulsion in same orbital against Hund's rule. Against Hund's rule. यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग देखते हैं ये EG सेट है और ऑक्टाहेड्रल है, नीचे P2G सेट है, एक इधर और बना लिया हमने, ये EG सेट है और ये P2G सेट है। क्लियर? अब आपके पास ये वीक फील्ड लिगेंड में करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर होगा D1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, लोअर एनर्जी लेवल P2G में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा।
अगर D2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वीक फील्ड लिगेंड है तो भी यहाँ आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी यहाँ आएगा, कुछ फर्क नहीं, चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर D3 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, कोई फर्क नहीं करता है वेदर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अगर D4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर फर्क होता है। D4 इलेक्ट्रॉन में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप कर जाएगा। तो मीन पेयर एनर्जी क्या था, पेयर अप अगेंस्ट हंड्स रूल। तो ये देखिए हंड्स रूल के अगेंस्ट है, तो डेल्टा ओ इज लेस देन टी, मतलब यहाँ पर मीन पेयर एनर्जी ज्यादा होगी। और डेल्टा ओ मतलब CFAC से यहाँ पर डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए ये, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन मीन पेयर एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होता है तो, वीक फील्ड लिगेंड होता है तो डेल्टा ओ इज लेस देन मीन पेयर एनर्जी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लो। नेक्स्ट ये था एप्लीकेशन ऑफ CFT, मीन पेयर एनर्जी। अब सेकेंड हेडिंग है मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है पैरा मैग्नेटिक, एक होता है डाया मैग्नेटिक। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहा तो पैरामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू, एन प्लस, और यूनिट होती है बीएम। बीएम मीन्स होता है बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। Where n is the number of unpaired electrons, where n is the number of unpaired electrons। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, n इक्वल टू 1 आता है, तो फिर यहाँ पर 1 लगा देंगे, म्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 मतलब 1.73। क्लियर। अगर n इक्वल टू 2 आता है तो इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8, 2.82 pm अप्रोक्सीमेट आएगा, 2.8 समथिंग आएगा। तो इस तरीके से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो फिर वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है D0 एंड D10 इज ऑलवेज डायामैग्नेटिक। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपकी उस कंपाउंड में D0 या D10 आती है तो ऑलवेज डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड हेडिंग है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ये डी ऑर्बिटल है। सपोज दैट इसमें एक इलेक्ट्रॉन है D1, तो यहाँ पर आए एक्साइटेड स्टेट में ये स्प्लिट कर जाएगा T2G और EG सेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल EG सेट में पहले फिलअप किया जाएगा, और दोनों बीच की जो एनर्जी है T2G EG सेट की, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E। ये एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा E। क्लियर? अब जितना ये एनर्जी डिफरेंस है, इतना एनर्जी विजिबल रीजन से अगर एब्जॉर्ब करता है डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम विजिबल रीजन, तो दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। डी ऑर्बिटल के T2G से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाएगा डी ऑर्बिटल के EG सेट में। डी ऑर्बिटल का T2G से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर गया डी ऑर्बिटल के ही EG सेट में। जब दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी, एनर्जी डिफरेंस ये एब्जॉर्ब कर लेगा विजिबल रीजन से। क्लियर? तो ये कब होगा? एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कब होगा? एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसको हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। ये क्या हुआ है? DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन। Why transition metals are colored due to the DD transition? टी के T2G सेट से EG सेट में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट करना कहलाता है DD ट्रांजिशन, जिसकी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। D0 and D10 do not get DD transition, therefore D0 or D10 configuration of the compounds are always colorless, always colorless। तो इसका एग्जाम्पल भी देखिए, SCH2O का होल 3+, एग्जाम्पल है SCH2O का होल से 3+। यहाँ पर स्कैंडियम पे कितना है? 3+। स्कैंडियम 3+ मतलब 3D0, और 3D0 का मतलब डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो ट्रांजिट नहीं करेगा, तो इसलिए कंपाउंड इज कलरलेस। नेक्स्ट एग्जांपल, FeH2O का होल 6 और 2+। यहाँ पर देखिए H2O न्यूट्रल लिगेंड है, Fe पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2+। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D6। इसमें DD ट्रांजिशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या हो जाएगा? कलर। ये कलरलेस और ये कलर। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। CrO4 2-
CrO4 2 minus Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus and MnO4 minus. ये तीन रिएक्शन। इन तीनों में Cr का अगर निकालेंगे तो D0 आता है, यहाँ पर भी Cr का निकालेंगे D0 आता है, Mn का निकालेंगे तो D0 आता है। देखिए some complexes like CrO4 2 plus नहीं है, sorry, CrO4 2 minus Cr2O7 2 minus MnO4 minus, ये है D0 configuration, these have D0 configuration of metal ion, but intense color, here the color property is due to the charge transfer spectra, CTS, due to the charge transfer spectra, not due to DD transition, not due to DD transition, not due to DD transition. ये तीनों कॉम्प्लेक्स सेक्शनल केसेस है, D0 होता है, DD ट्रांजिशन नहीं करता है, फिर भी ये कलर्ड होते हैं ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप की होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप की, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस और नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। और नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। जैसे काइनेटिक स्टेबिलिटी लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, labile complexes and inert complexes। inert complexes में होती है। अब लिखिए नीचे पॉइंट लगा करके, on the basis of kinetic stability, on the basis of kinetic stability, comma,
ligands of labile complexes are easily replaceable. Ligands of labile complexes are easily replaceable, while ligands of inert complexes are replaceable by difficulty. While ligands of inert complexes are replaceable by difficulty. Paragraph 10. The stability of a complex can be expressed. The stability of complex can be expressed in terms of stability constant K. In terms of stability constant K. Higher is the stability constant, higher is the stability. Higher is the stability constant, higher is the stability. यहाँ पर देखिए आप लोग एक ये कोई मेटल है प्लस ये लिगेंड है, ये बनाएगा Ml और आप ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे स्टेबिलिटी K1 इक्वल टू Ml की कंसंट्रेशन अपॉन M की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन। क्लियर? इसी तरीके से Ml प्लस L Ml2 तो K2 M इक्वल टू Ml2 अपॉन Ml और इसी तरीके से Ml2 प्लस L ये हो जाएगा Ml3 K3 इक्वल टू Ml3 की कंसंट्रेशन अपॉन Ml2 की कंसंट्रेशन और L। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K1, K2 और K3। तो K1 is greater than K2 is greater than K3 dot 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 so on. Kn. So beta n equal to K1 into K2 into K3 into Kn तक जाएगा। बीटा n क्या है? बीटा n is the overall stability constant. Beta n is the overall stability constant और K1, K2, K3 step wise stability constant. ये क्या है? Constant. Beta n overall stability constant और K1, K2, K3 step wise stability constant. Step wise stability constant. तो ये अगर K1, K2 ये क्या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, तो अगर 1/K क्या है? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। 1/K इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर? नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत अच्छा है, बीटा एन निकालने के लिए आता है क्वेश्चन।
जल्दी से नोट करिए बेटा। नेक्स्ट डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्या क्या एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये नोट कर लिया बेटा, रफ कर दूं। फर्स्ट डालिए क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक पॉइंट लिखिए, फेरिक आयंस कैन बी डिटेक्टेड बाय the red color sulfocyanide complex. Red color sulfocyanide complex. ये रेड कलर का सल्फोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट फॉर अमोनियम आयन। Nessler's reagent K2HgI4 forms a brown complex with ammonium ion. Forms a brown complex with ammonium ion. Next, copper salt gives blue color with ammonia. Copper salt gives blue color with ammonia due to the formation of CnH3 का होल फॉर 2+। ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड gives chocolate color precipitate. Potassium ferrocyanide gives chocolate color precipitate with copper ferrocyanide. With copper ferrocyanide, Cu2FeCl6 ये है Cu2FeCl6, इस पर चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट ये होता है। ये चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट पॉइंट, और वेरी इंपॉर्टेंट करो नेक्स्ट पॉइंट, निकल gives violet or brick red precipitate. Nickel gives violet or brick red precipitate with dimethyl glyoxide DMG. Important है, nickel gives violet or brick red precipitate
with dimethyl dioptane DMG due to the formation of hydrogen bonding. ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा जा चुका है. Nickel gets violet or brick red precipitate with dimethyl dioptane DMG due to, ये क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में. ऑप्शन में था due to the hydrogen bonding. Due to the hydrogen bonding. Next application में बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में सेकेंडरी लेवल बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजी में क्या क्या एप्लीकेशन है. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. क्लोरोफिल कंटेन्स Mg2+ as a central metal. Chlorophyll contains Mg2+ as a central metal. क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसके सेंट्रल मेटल में Mg2+ में होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेन्स Fe2+ as a central metal. Hemoglobin contains Fe2+ as a central metal. हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ब्लड का और उसमें सेंट्रल मेटल Fe होता है. नेक्स्ट. विटामिन B12 contains CO3+, cobalt 3+. विटामिन B12 का सेंट्रल मेटल CO3+, cobalt 3+ होता है. नेक्स्ट पॉइंट. cisplatin is an anti-cancer drug. Cisplatin is an anti-cancer drug. EDTA used as a softening of water. Next point. EDTA used as a softening of water. EDTA used as a softening of water. ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. नेक्स्ट हेडिंग डाल कर रखिए. नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड. नेक्स्ट क्लास में चलेगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. अभी तक आज तक का कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज बेटा, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है पूछिए. एनी क्वेश्चंस? बोलिए बेटा, किसी को कुछ पूछना है?